वेरी गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। और मंडे के दिन मैं हूं उर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए वीक और समहाउ एक नए मंथ का आगाज भी कर चुके हैं। अक्टूबर जहां पे एक नया महीना इटसेल्फ है, लेकिन उसके साथ साथ जो अक्टूबर की सबसे अच्छी बात है कि इसमें मौसम कदरे तब्दील हो जाता है। और हम बहुत शिद्दत से इंतजार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन डर रहे थे गुलाब से। गुलाब तो नहीं आया, हम तूफान की साइक्लोन की बात कर रहे हैं, लेकिन मौसम में कुछ तब्दीली जरूर आई। और हमने देखा है कि थोड़ी सी हल्की सी हवा में खुनकी जरूर हो गई है इस नए मौसम और नए महीने के साथ। और ये नया मौसम जो के लिए मौसम में स्लाइड से चेंज है, ये वैसे थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है, क्योंकि जब इतनी गर्मी के बाद आपको अच्छा मौसम मिलता है तो वैसे ही आप फ्रेश हो जाते हैं। उसके साथ साथ इस आपने मंथ की बात की, इसमें बर्थडेज भी बड़ी ज्यादा, इसमें बर्थडेज भी बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आपके किसी प्यारे की बर्थडे है तो पहले से याद रखिएगा, क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं। खैर जी, प्रोग्राम का आगाज तो हमने सच्चे नोट पे किया, लेकिन एक बुरी खबर 2 दिन पहले आई और मुसलसल हम उसकी इज्जत में है। वो खबर हमारे दिल से उतर नहीं रही है, क्योंकि वो जिस शख्सियत के बारे में है, उन्होंने हमारे दिलों पे राज किया है और हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बनाया है, मुस्कुराता बनाया है। हम नन अदर देन द लेजेंड उमर शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। उनकी वो हमसे बिछड़ गए, हमसे जुदा हो गए। आपको बताएं कि आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है और कल तक एक्सपेक्टेड है कि उनका जो जसद खाकी है वो पाकिस्तान आएगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उनके अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक अंडरपास को भी उनके नाम से मंसूब किया गया है। लेकिन ये सब बातें तो होती रहेंगी। बात हम करें अगर उनकी सर्विसेज की, जो कि डेकेड्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसे कौम कभी भुला नहीं पाई। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने लोगों को हंसाया, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में। और जब उनकी वफात का इल्म हुआ लोगों को, तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे हमसाया ममालिक के लोगों ने उनके लिए पैगाम भेजे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक जो अहद है वो उमर शरीफ के साथ ख़त्म हुआ है। और इस तरह के जो इंसान हैं, इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं इंसानियत को हंसाने के लिए, ओवरऑल वो कभी मरते नहीं हैं, बल्कि उनका जो फ़न है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और उनके जिस तरह से हम उमर शरीफ साहब की बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया, इंडिया गए, वहाँ पर नाम और शोहरत कमाई, और इंडिया से भी बहुत सारे पैगाम भी आए उनके जो साथी लोग थे जिनके साथ उन्होंने काम किया। सो ओवरऑल ये बड़े एक अफसोसनाक फैक्टर है, और उनकी वफात से एक बहुत जो कह लें नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। ख़ास तौर पे कॉमेडी में तो नाम ही बड़े कम है, और जिनको दुनिया मानती है वो इनको मानते थे। लेकिन हर इंसान जो दुनिया में आया है उसकी रूह का अल्लाह की ज़ात से वादा है और उसने वापस जाना है, और उस रूह का एक वक्त मुकर्रर है। हम सब ने भी जाना है। उमर भाई बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि चले गए, अभी बहुत वक्त था उनका कौम को आसानी के लिए। हमने तो यहाँ पे दुआ भी की थी कि अल्लाह करे वो अपने पैरों पे चल के वापस आएँ, लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर हो, अल्लाह के फैसलों के आगे हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, हमारी ढेर सारी दुआएँ हैं। और उनके अहले खाना के लिए, बिलखुसूस उनके जो शागिर्द हैं जिनको उमर भाई बहुत ज़्यादा सिखा रहे थे, जो कि उनकी वजह से जिनका रिस्क चल रहा था, मेरी उनके लिए खुसूसी दुआएं हैं कि अल्लाह करीम उनके लिए आसानी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी और दीगर जितनी भी बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात हैं, उन्होंने उमर शरीफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया था। और उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ी तादाद में उमर भाई के जसद खाकी यहाँ पर लाया जाएगा, तो उसको भी उनके नमाज जनाजा में भी यहाँ पर शरीक होंगे। हम आपको अपडेटेड रखेंगे इस हवाले से। आप उमर भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कल भी जिस तरह से जैसे उनका जसद खाकी आएगा उस हवाले से मैं अपडेट करते रहेंगे। और अभी हम उनके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ आगे बढ़ेंगे शो में, और आगाज़ में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। पिंडोरा बॉक्स का पिंडोरा खुल गया। 29,000 से जायद ऑफशोर कंपनियों का पर्दाफाश, 700 से जायद पाकिस्तानी बेनकाब। ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों में 7 पाकिस्तानी सियासतदान भी शामिल। वजीर आजम का मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू केसेस में इजाफा। मुअस्सर इक़दामात न उठाए गए तो हालात मजीद संगीन होने का खदशा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब शमशाले बेमिसाल पर। कोरोना पर बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मुख्तारा ने हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल स्टैंड अलोन में अवार्ड जीत लिया। फिल्म डायरेक्टर साहिब अहमद इसी हवाले से आज हमसे खुसूसी बात करेंगे। लाहौर की मशहूर सौगात मजंग के पराठे खिलाएंगी फरियाल राना सेगमेंट देसी फूड में।
उर्दू और पंजाबी फिल्मों में एक तवील अरसे तक अपनी आवाज का जादू जगाने वाले गुलकार मसूद राना को अपने परिस्तारों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इतने सारे पराठे लाहौर में मिलते हैं और हमें ही नहीं पता। मतलब हम तो सुबह एक्सपोर्ट करने चाहिए ना इतने ज्यादा टाइप्स। चलो जनाब, अभी ये जो नए एक्सपोर्ट हो रहा है ना मामला, वो हम सियासत के हवाले से है कुछ, और वो आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर में। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। अब पनामा के बाद नया हंगामा है। करप्शन और काले धन का पिंडोरा बॉक्स है और वो खुल गया है। बेनामी दौलत और टैक्स चोरी का बड़ा आलमी स्कैंडल सामने आया। कल आपने इसको फॉलो किया होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मच चुका है। माली बदउनवानियों से मुतालिक मशहूर जमाना पनामा लीक्स की तर्ज पर अमरीकी जो इदारा है, एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उसने पेपर्स जारी किए हैं जिन्हें पिंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों समेत 29,000 ऑफशोर कंपनीज बनाने का एतराफ सामने आया है, इंकशाफ सामने आया है। और इन पेपर्स में कारोबारी शख्सियात, बैंकर्स, रिटायर्ड फौजी अफसरान और इसके साथ साथ दुनिया भर के 336 सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें 7 का ताल्लुक पाकिस्तान, 6 का ताल्लुक भारत, जबकि 19 सियासतदानों का ताल्लुक रूस से है और अहम शख्सियात हैं ये। और इन मुल्कों की आम शख्सियात की जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो सामने आई हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों की बात की जाए तो वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, वफाकी वजीर फैसल वाडा, वफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहल खाना, वफाकी वजीर मोनस इलाही, पंजाब से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और वजीर आजम के साबिक मुअव्विन खुसूसी वकार मसूद के बेटे, जिन ये सब अहम शख्सियात शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स के जो इंकशाफात हैं, इसके बाद वजीर आजम इमरान खान भी मैदान में आए और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया कि गवर्नमेंट पेंडोरा पेपर्स में मुलविस तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करेगी और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। पेंडोरा पेपर्स की बुनियाद पर मुस्लिम नून की जानिब से वजीर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और वजीर आजम से इस्तीफे का भी मुतालबा किया जाए। साथ ही हम ये भी मेंशन करते रहे कि अप्रैल 2016 में भी ICIJ की जानिब से पनामा लीक्स आई थी, जिसमें इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खानदान के 444 अफराद समेत पाकिस्तानियों के नाम सामने आए थे और उन्होंने टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई थी, जिसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उन्हें वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े थे। ऑफशोर कंपनी से मुतालिक बताएं तो अगर ऑफशोर कंपनी कानून के मुताबिक डिक्लेयर की गई हो और ये कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऐसी ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। और इसी हवाले से अभी हम बात भी करेंगे क्योंकि जो ये नया पेंडोरा बॉक्स आया है इसमें बहुत सारे सवाल, क्योंकि हुकूमती अरकान भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वीक के आगाज पर ही। उनसे हम बात करें, उन्हें खुशामदीद भी कहेंगे। अली भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप कैसे? हाउस द वेदर इन इस्लामाबाद? बहुत अच्छा है, सुना है हमने। इस्लामाबाद इज ऑलवेज गुड जी। अच्छा, आप आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब ये जो ताज़ा तरीन पेंडोरा पेपर्स आए हैं, इस पे अब जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, शख्सियात तो सामने आ गई, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कुछ ऐसी बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं जिससे पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है, और इसमें उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक थी कि उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको पाकिस्तान के अंदर ओहदे नहीं देने चाहिए। तो ऐसी इस वक्त बड़ी 3-4 अहम शख्सियात आपके अपने कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप अली भाई? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में जिस तरह मैं शुरू में एक बात करता हूँ जी, तो पिछले हफ्ते जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ, उमर शरीफ भाई की डेथ हुई, अल्लाह ताला उमर शरीफ भाई को उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे मुल्क का साथ था और बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। देखिए ये जो वाक़या हुआ पेंडोरा जो पेपर्स हैं, देखिए एक चीज़ सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसा चोर किसी का नहीं होता। मेरा चोर तुम्हारा चोर नहीं। अगर कोई गलत है तो गलत है, चाहे हम में है चाहे किसी और में, ठीक है जी। पहली बात तो ये। नंबर 2, ऑफशोर कंपनीज के हवाले से इस तरह आपने बात की है कि क्या ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद इलीगल है, वो डिपेंड करता है किसी भी मुल्क के कानून के। अगर कोई मुल्क का कानून कहता है कि ऑफशोर कंपनी बनाना ही नहीं है तो फिर तो इलीगल हुआ। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ है? मेरे इल्म में तो नहीं है। फिर ये देखना है कि जो ऑफशोर कंपनी है क्या आपने डिक्लेयर की हुई है,
अब आम पाकिस्तानी के लिए तो शायद डिक्लेयर करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए तो मस्ट है। तो पहला चेक तो ये हो गया कि क्या किसी भी पॉलिटिशियन ने डिक्लेयर की है। अगर नहीं की तो वो तो पहले ऑब्स्टेकल में फंस गया। नंबर 2, डिक्लेयर की है। नंबर 2 उसमें फिर ये है कि आपने वहाँ जो एसेट्स शो किए हैं और यहाँ जो आपने शो किए हैं, जो आपके पेपर्स में हैं और जो आपने उसमें ओन करते हैं बाकी ऑफशोर कंपनी में, उसमें मुताबिकत है कि नहीं। अगर मुताबिकत है तो दूसरा चेक भी आप क्लियर कर गए। लेकिन अगर मुताबिकत नहीं है, आपने सिर्फ वकला के मशवरे पे, मैं भी वकील हूँ, हम थोड़े टेढ़े मेढ़े मशवरे भी देते हैं बचाने के लिए, तो अगर आपने कोई ऐसा गोल मोल सा कर दिया है कि शो तो आपने कर दिया है, लेकिन वहाँ पे फर्ज करें आपका 50,000 पाउंड का कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान से बाहर किसी जगह ऑफशोर में, आपने उसको रजिस्टर किया है मूवेबल या इमूवेबल, लेकिन यहाँ आपने उसको क्लियरली शो नहीं किया तो आप दूसरे ऑब्स्टिकल में फंस गए। तीसरा ये है कि अगर आपने मुताबिकत भी है और आपने क्लियरली दोनों जगह एक जैसी शो की है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच विल बी ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस वुड बी कि क्या आपने उसको लीगल बैंकिंग चैनल से मनी भेजा था या मनी लॉन्ड्र कराया, तो वो फिर चेक करना पड़ेगा। तीसरा भी स्टेप आपका क्लियर है तो आप मजे करें, लेकिन अगर इसमें कहीं भी आप फंस गए तो फिर चाहे नून है, पीटीआई है, जो भी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पाकिस्तान का चोर है और चोर के साथ वही करना चाहिए जो किसी भी चोर की सजा है। अली मोहम्मद खान साहब, जब 2016 में पनामा लीक्स आई थी तब प्राइम मिनिस्टर खान ने अपने जलसों से लेके हर चीज़ में ये मेंशन किया था कि हम पनामा लीक्स को कभी भूलने नहीं देंगे। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारी हुकूमती शख्सियात, अब्दुल अलीम खान का नाम लिया जाए, फैसल वाडा का नाम लिया जाए, खुसरो बख्तियार का नाम लिया जाए, बहुत सारे वाकई वज़रा भी इसमें शामिल है। तो क्या कुछ ऐसा इकदाम किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कि पाकिस्तानी अवाम ये पेंडोरा बॉक्स भी ना भूलें? 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, हम जो पाकिस्तानी है ना, हम लोग पिक एंड चूज बड़ा करते हैं। जो पनामा पेपर्स में और बड़े लोग थे उनका अभी तक कोई बड़ा हमने नहीं सुना उनके साथ क्या हुआ। तो वो फिर वो नैब वगैरह की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है कि पनामा में जो पिछले थे उन सब की गोशमारी हो। नंबर 2, यहाँ पे जितने लोगों के नाम आए हैं, देखें ऑन द फेस ऑफ इट तो आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। थोड़ा सा आपने उसको मौका देना होता है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे। अब जहाँ तक अब्दुल अलीम खान साहब का ताल्लुक है, जब मेरी मालूमात है शायद उन्होंने पहले से डिक्लेयर की हुई है, बाकी 2-3 चेक उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे। जो तरीन साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी डिक्लेयर किया हुआ है। मेरे ख्याल में वाडा साहब ने भी मेरे ख्याल में डिक्लेयर किया हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि वो 2-3 चेक्स जो और हैं कि क्या लीगल चैनल से पैसे गए, क्या असासों में मुताबिकत है कि नहीं, कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें कोई भी आता है फंसता है, अब उसमें उसके जो हैं साकदार साहब के बेटे के भी हैं, तो इन सब का देखना पड़ेगा। अगर कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि क्या आपने पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रॉपर भेजा और उसका मनी ट्रेल भी, सिर्फ नहीं कि बैंकिंग चैनल से भेजा, मनी ट्रेल। अली भाई, इसमें एक और बड़ा आम नुक्ता है कि जब भी ऐसी कोई दस्तावेज सामने आती है, हम सियासतदानों के ऊपर मलबा डालने की कोशिश करते हैं, सियासतदानों पे बात करते हैं। हालांकि इसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको उस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता। हालांकि अगर उन्होंने भी एसेट बियॉन्ड मीन्स बनाए हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में थे, तो उनको भी ऐसे ही क्वेश्चन किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी जद में हमेशा सियासतदान ही आते हैं। आप खुद भी एक सियासतदान हैं, दो कि आपका नाम शुक्र है नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप इसको, इस रवैये को कैसे देखते हैं आप? हाँ, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में नहीं हूँ। कोशिश जारी है। अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा, देखें सियासतदान इसलिए होना चाहिए कि हम ही होने चाहिए। कोई जो है आप में से कोई किसी के दरवाजे पे नॉक करके नहीं जाता कि हेलो मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी तकदीर बदलूंगा। हम लीडरशिप क्लेम करते हैं। लेकिन दूसरी बात, सबसे पहले हमसे सवाल होना चाहिए, लेकिन वो आखिरी सवाल ना हो, फिर सबसे होना चाहिए। देखिए कोई सरकारी मुलाजम है, अब सेक्रेटरी जो होता है, सेक्रेटरी की मैक्सिमम तनख्वाह कितनी होती है? 3 लाख 3.5 लाख, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं है। इसी तरह कोई फौज का कोई जनरल कर्नल है, उसका भी पूछना चाहिए। इसमें कोई फौजियों के भी नाम है, सियासतदानों के भी नाम है। फौज का तो हमारा बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, वो शायद खुद भी अपना पूछ लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत से जो है टॉप के ऑफिशियल्स की वहाँ कोर्ट मार्शल वगैरह भी हुई हैं, तो उनका तो निजाम बड़ा तगड़ा है। सिविल उसमें देखना पड़ेगा कि सिविल में कोई ऐसा सिस्टम है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पहले सियासतदानों का हो जाए, क्योंकि लीडरशिप पे हम आते हैं, क्योंकि हम तब ही सवाल करने का हक रखते हैं जब पहले खुद अपने आप को क्लियर करें। हम लोग क्लियर हो जाए, मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट से, अगर मिलिट्री सिविल दोनों में से कोई है या कोई टॉप का बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को भी देखना पड़ेगा कि उसके जो एनुअल उसकी इनकम रिसीप्ट्स आती थी, जो उसका टैक्स का सिस्टम था, उसमें उसने कितना डिक्लेयर किया और बार असासा कितना है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन
इस पे हमें शोर नहीं मचाना चाहिए सियासतदान को, क्योंकि हम लीडरशिप लेवल में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बैनुल अक़वामी रहनुमा भी ऐसे हैं जिनका इसके अंदर नाम है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर कैनवस के अंदर अगर देखूं तो उसमें कुछ सुदूर भी हैं, जैसे व्लादिमीर पुतिन का भी नाम है, अमीर कतर का भी नाम है, सरबराहान मुमलिकत हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के। पाकिस्तान जैसे ममालिक में या बहुत ज़्यादा हम जैसे ममालिक में ज़्यादा शोर मचता है ऐसी किसी डॉक्यूमेंट का, और फिर पूरा मीडिया भी तवज्जो उसी जानिब, सियासतदान भी उसी जानिब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एयर टाइम, सारा कुछ उसी जानिब। तो आपको लगता है कि जो हम इतना ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं ये ठीक है, या बाकी ममालिक की तरह एक चीज़ आई उसे देखा और वो निकल गए, वो वाला रवैया ज़्यादा बेहतर है, कौमी मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, मैं आपसे पार्शली एग्री करता हूँ कि और भी मसले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि और भी गमे ज़माने में मोहब्बत के सिवा लज़्ज़तें और भी हैं, वसल की लज़्ज़त के सिवा। लेकिन हमें अपना दीन नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान में मसले और भी हैं करप्शन के सिवा। हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि अमीर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। तो जो हमारे ताकतवर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई इस तरह के काम किए हैं तो भूलना हमें नहीं चाहिए। साथ साथ ये भी एक बड़ी हमारे लिए हौसला अफजा बात है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो उसमें क्लियर आया है। ये बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है। अल्लाह का शुक्र इस पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, वो भी वक्त था कि पनामा में हमारा एक वज़ीर आज़म रगड़ा गया था। हाँ जी, मैं वही उसी जाने वाली थी कि अभी भी ऑपोजिशन तो इस सारे वैसे हमारे नून लीग के जो भाई है ना, रात उनको नींद नहीं आई, पता नहीं उन्हें रात कैसे गुजारी है, क्योंकि बड़ी उनकी तमन्ना थी कि काश खान के कभी नाम आ जाए। अच्छा, उनकी तमन्ना थी अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन हमने कुछ वफाकी वज़रा को देखा कि आज हमारे नून लीगी भाई जितने हैं ना, वो रात नहीं सोए, नमाज भी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो सारे सोए पड़े थे, तो अब रात को उनको देर से नींद आई। अच्छा, वैसे हमने तो इमरान खान साहब का नाम उन चैनल्स पे देखा जो उनके हक में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने तो क्लियर नहीं बना रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब, ये क्या मामला हुआ कि वजीर आजम का नाम नहीं था और उन्होंने 2-3 पहले कहा गया कि नहीं उनका नाम नहीं है, क्यों? देखो, सारे मुल्क को अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की फिक्र होती है, हम सबको वज़ीर आज़म साहब की फिक्र थी। अल्लाह का शुक्र है। मैं एक बात बताऊं, सच्चा खरा बंदा में मिला है। इसकी जो है ना कदर करनी चाहिए, खान की कदर करनी चाहिए। ईमानदार आदमी है, उसने घर कोई चीज नहीं लेके जानी पाकिस्तान के असासों में से, जो चीज है वो लीगली करेगा। लेकिन वो बताते नहीं कि तोहफे किसने दिए हैं तोशा खाने में, कि घर तो कोई चीज नहीं लेके जानी, वो बताते नहीं है। कहते हैं कि किसी ने पूछना है, किसी ने पूछे 1 रुपए, एक जो मुशर्रफ कहते थे ना, इसका शहबाज साहब, एक डेले की भी करप्शन। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट से तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, इस बार इंटरनेशनल सतह पे उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। शुक्रिया, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पिछली बार तो जब पनामा लीग्स आई थी तो एक वजीर आजम रगड़ा गया, तो उन्हें इस बात की खुशी है कि इस बार के प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल इस चीज से जिम्मा कर दिया गया। साथ अपोजिशन कह रही है कि आप तोशा खाने के हवाले से जो सरकारी तोहफे मिले हैं उसका जवाब बता तो दें। फवाद साहब कहते हैं कि वो माइंड करते हैं, जो अरबी किंग्स हैं वो माइंड करते हैं कि उनके तोहफे अगर बताए जाएं। खैर, हाँ, खैर, इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। कोरोना की चौथी लहर अभी रुकी नहीं है, इसकी हलाकत खेजियाँ अभी भी जारी हैं और इसके साथ डेंगू केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो हमने सोचा कि इन दोनों टॉपिक्स पे ज़रा हम इकट्ठी बात कर लेंगे। सूरत हाल अगर कुछ आपको बताएं तो इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो मरीजों की तादाद है डेंगू के हवाले से वो बढ़ रही है। लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का कहना है कि जो लाहौर है यहाँ पर डेंगू के सबसे ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं और लाहौर सबसे ज़्यादा ख़तरात से दो चार है और लाहौर के 71,000 घरों से डेंगू का लार्वा मिला है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में कन्फर्म मरीजों की जो मजमूई तादाद है वो 2000 से ज़ायद है और सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के जो मरीज़ हैं वो तकरीबन 350 के करीब है जो कि दाखिल हैं। बिल्कुल, और महकमा सेहत की टीमों ने पंजाब भर में मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए इकदाम भी कर रही है। तल्फ करने के बावजूद डेंगू केसेस में इजाफे की वजूहत क्या है, इस पर हम बात भी करेंगे। उसके लिए हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। हम सबसे पहले कोविड के हवाले से आपसे अपडेट्स ले लेते हैं, फिर हम डेंगू की जानिब भी आएंगे। अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन पंजाब की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोविड आपके नज़दीक अंडर कंट्रोल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है उसकी जो चौथी लहर है उसमें तो डेफिनेटली कमी आ गई है। आपने कुछ देखा होगा कि कुछ हमारे पास 3000 से 4000 मरीज रोजाना आ रहे थे और अब तकरीबन कम होके ये 1400 के लगभग, और पंजाब के अंदर इसमें कोई तकरीबन 590 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और नेचुरली तादाद जो मरीजों की है जिनका दाखिला हो रहा है अस्पतालों के अंदर, उनकी भी तादाद बहुत कम हो गई है। इस वक्त कोई तकरीबन 70% कैपेसिटी है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन की, मतलब ये कि 30% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, बाकी हमारे बेड्स जो हैं वो खाली हैं। सो बेसिकली ओवरऑल
कोविड की सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। एक बात जरूर बताऊंगी मैं, करना चाहूंगी आपके प्रोग्राम की वजह से। तो देखें, फायदा लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बहुत फायदा उन लोगों को हो रहा है जो अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, क्योंकि जो मरीज हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं उनमें से 85% वो मरीज हैं कोविड के जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया हुआ। 15% सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई भी है। अच्छा, इसका मतलब है ये साफ जाहिर होता है कि अगर वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, लोग अपने आप को वैक्सीन लगवा लें, तो डेफिनेटली इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा और मरीजों को लोगों को फायदा होगा इस बात का। और कम से कम वो मौलिक हद तक नहीं जाएगी बीमारी। जी जी, और इसके साथ ये भी बताती चली जाऊं, क्योंकि अब तो आपको पता है 15 साल उम्र तक हम ले आए हैं ये जो और वाफर मिकदार में मौजूद है। इस वक्त को 1.5 करोड़ हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा। और नई वैक्सीन भी आ गई है। ठीक। और अब तक हम लोग 4 करोड़ और कोई 90 लाख के लगभग हम लगा चुके हैं वैक्सीनेशन। तो बेसिकली अगर हम एफर्ट कर लें और इस साल के आखिर तक अगर हम 70% अपनी वो आबादी जो बहुत वल्नरेबल है उसको वैक्सीनेट कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है हम बहुत बेहतरीन। और इसमें उन लोगों के लिए जो लेम एक्सक्यूजेस डॉक्टर साहब देते हैं, उनके लिए 4 करोड़ नंबर में काफी होना चाहिए कि 4 करोड़ लोग आपके मुल्क में ही लगे हैं, तो व्हाई नॉट यू, आपको भी लगवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गेटिंग अपने मुल्क की बात नहीं कर रही, ये पंजाब की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। मुल्क के अंदर तो कोई तकरीबन हम इस वक्त 9 करोड़ के प्लस पहुंच चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, गेटिंग बैक टू डेंगू, जी गेटिंग बैक टू डेंगू, क्योंकि आप भी और आपके दीगर जो कोलीग्स हैं वो भी हमें बताते रहे हैं कि हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं, हमारी टीम्स इस वक्त फील्ड के अंदर है, हम लार्वा तल्फ कर रहे हैं, हम उसकी जो वो GPS के ज़रिए लोकेशन ट्रेसिंग है वो भी सारा काम करें, उसके बावजूद ये लार्वा बढ़ता भी जा रहा है और ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है डेंगू के। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा ख्याल है जो बहुत अहम चीज़ है समझने की ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी उठानी पड़ती है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहाँ वो अनकंस्ट्रक्टेड एरियाज के अंदर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ जमा होता है। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद जो है मरीज की वो DHA के में सामने आई है, लाहौर के अंदर खास तौर पे। जब हम पिछले दफा जब रावलपिंडी में भी वबा बहुत ज्यादा फैली थी, उन्हीं इलाकों में फैली थी जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया जो थे ना वो ज्यादा थे। अब लोगों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि देखें, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि जहाँ पानी इकट्ठा हो वो भी ट्राई लेवल बेस्ट के भाई वहाँ अगर रेत फेंक दी जाए, उनको वार्निंग्स दी जाएं। और इस साल तो पता नहीं कितनी वार्निंग्स, कितने FIR जुर्माने किए गए लोगों के, उसके बावजूद आपको पता लापरवाही होती है। अब अभी तक अगर आप आज के दिन में देखें, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम इस साल कि डेंगू की वबा ने फैलना है, और वो जो कह रहे थे तैयारी नहीं, हमने तो जनवरी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। किसी तरीके से ये नहीं सोचा था कि कोविड है तो शायद खुदा न खास्ता हम डेंगू को बैक बर्नर पर ले जाएं। और ये लाहौर के अंदर पहले दिन से थोड़ा सा ट्रेंड ज्यादा नजर आ रहा था। उसके बावजूद, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद, आई अंडरस्टैंड कि भाई जरूर एरियाज कुछ निगलेक्ट हुए, जिसकी वजह से डेंगू जो है वो परवान चढ़ी है, और खास तौर पे लाहौर के अंदर। आज टोटल नंबर ऑफ केसेस जो मेरे सामने आए हैं वो 2423 हैं पूरे पंजाब में। अच्छा। ये जनवरी की पहली तारीख से लेके अब तक जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो पिछले 1.5 माह के अंदर सामने आए हैं। जो नए कंफर्म केसेस हैं पिछले 24 घंटे के वो 234 है। ठीक, और उनमें मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं, कोई तकरीबन। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अभी जिस तरह से आप कह रही हैं कि लाहौर में ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग है, तो इस पर अब पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो किस तरह से काम करेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेंगू की सिचुएशन और कोविड के साथ साथ उसको केटर करना जहाँ गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजिंग है, वहाँ पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस हवाले से। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। सबसे पहले तो शऊर पैदा करना बड़ा ज़रूरी है, और इसके ऊपर आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा प्रोग्राम करने का पूरा वो तैयार किया हुआ है। अहम चीज ये है कि लोगों को ये समझनी चाहिए कि एक हद तक की, मैं अब आपको अगर कल की तादाद बताऊं कि कल कितने घर सिर्फ लाहौर के अंदर चेक हुए, तो 57,866 घर चेक हुए। मतलब अच्छा। अगर आप देखिए कि द नंबर अमाउंट ऑफ वर्क विच इज बीइंग डन, कितना ज्यादा कोशिश की जा रही है कि भाई हम घरों तक पहुंच के लार्वा, लेकिन लोगों की खुद की जिम्मेवारी होनी चाहिए खुले बर्तन में
पानी इकट्ठा करके बाहर, और खास तौर पे आजकल ये होता है कि एयर कंडीशनर्स के वो बाहर रखे हुए होते हैं, वो जो वो पानी जो बहता है उसके कंटेनर्स रख देते हैं, एंड देन दे फॉरगेट कि ये कंटेनर्स को आपको खाली करना पड़ता है, वरना उसके अंदर लावा जो है वो उगना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से कूलर्स की ट्रेस जो थी उनके अंदर, तो आजकल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो जो केस रिस्पांस है वो इमीडिएटली हो जाता है। जहाँ कोई केस निकलता है कम से कम 50 घरों के अंदर भी इंश्योर के जी स्प्रे भी हो जाए, और जहाँ तक कोशिश होती है कि मैकेनिकल नावासाइडल एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास और ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरा है, चूँकि हमारी मालूमात के मुताबिक डेंगू मुहिम के लिए अमूमी तौर पे आर्जी अमला भी भर्ती किया जाता है जो कि इसके लिए खिदमात सर अंजाम देता है। कोविड में भी हमने देखा वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर आप लोगों ने ये किया, तो इस दफ़ा हमारी इतलात ये कि आर्जी स्टाफ भर्ती नहीं किया गया, हालांकि कोरोना और पोलियो मुहिम के दरमियान किया गया। तो क्या हम रिलैक्सड हैं या फंड्स का कोई इशू है, या आप समझते हैं कि नहीं हमारे स्टाफ पूरा है हमारा? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि आपके हमने डेंगू के अपना जितना रिक्वायर्ड स्टाफ होता है उसको भी भर्ती किया है। अच्छा। इस मर्तबा आपको पता है कि वी हैव 2000 से ज्यादा तो हमने वैक्सीनेटर्स भर्ती किए हैं। अगर आप देखते चले जाएं तो जो ह्यूमन रिसोर्स जितनी हमने बढ़ाई है पूरे पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हेल्थ, वो तो मेरा ख्याल है इस अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले शायद कभी इस तरह ह्यूमन। तो आप कह रही हैं कि स्टाफ आपके पास इनफ है, इसीलिए अभी मजीद भर्तियों की जरूरत है? मजीद भी हायर किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि ये देखें, ये अगला 1.5 माह डॉक्टर साहब आपकी खतरे से खाली नहीं, आपका जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो तो अच्छा था, वो हमने खुद ऑब्जर्व किया और उसकी तारीफ भी की हमने। आखिर में आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, चूंकि आप डॉक्टर हैं, तो अगर किसी को डेंगू हो जाए डॉक्टर साहबा, या किसी को ये शक हो जाए कि मुझे वो मच्छर काट गया जो डेंगू मच्छर है, तो वो क्या करे? कुछ अलामात बता दें, कुछ एहतियातें बता दें, देखने वालों को कुछ फायदा हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये इसके साथ बुखार हो जाता है। आप किसी को आजकल वैसे शक लोगों को होता है कि जब बुखार हो जाए कि ये खांसी जुकाम का बुखार है, और वो अपना टेस्ट नहीं करवाते। हम लोगों ने इंश्योर 2 चीजें की हैं। फ्री टेस्ट अवेलेबल है सारे हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा, अगर वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आए तो वहाँ उनका फ्री टेस्ट हो जाएगा और उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने हमारे साथ पूरी कमिटमेंट हेल्थ केयर कमीशन के साथ की है। राइट डॉक्टर साहब। 90 रुपए की CBC हो जाती है, यानी दे आर मेंटेनिंग दैट रेट। तो जाके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना ब्लड का टेस्ट कराएं। अगर खुदा न खास्ता CBC जो है यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो थोड़ा सा मशकूक निकलता है, तो उसके बाद आप अपना डेंगू का टेस्ट करवा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अर्ली मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। विद द बेस्ट, अल्लाह करे कोविड जैसी सिचुएशन ना हो, हम इससे निकलें। और ये बहुत जानलेवा बीमारी है जी, घरों के पास पानी खड़ा ना होने दें और एहतियात भी करें अगर कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, मच्छर से बचें। बिल्कुल। और अभी हम पेशावर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, विसाल यूसुफ ज़ई साहब, उनसे हम जानेंगे कि पेशावर में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो डेंगू की क्या सूरत हाल है और किन इलाकों में केसेस ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया विसाल कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम डेंगू के हवाले से बात कर रहे थे, पंजाब में तो हमें अपडेट्स मिली, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अब तक जो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है, अभी तक उनका कहना है कि 1662 केसेस सामने आए हैं डेंगू के। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन एक दिन में 36 केसेस आए थे। अच्छा। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से एक मौत वाक़या हुई है। इसके साथ साथ तकरीबन 780 लोग अब तक डेंगू से सेहतयाब हो गए हैं। पेशावर, नौशहरा, बुनेर, इन इलाकों में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा है। पेशावर में अब तक 358 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा पेशावर के जो इलाके हैं, सरबंद, चीनी सफ़ेद, डीरी, दानिशाबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, इससे इन इलाकों से, और बोर्ड बाज़ार, इसके साथ तहकाल इलाका जो है, ये सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं। अच्छा। इसके साथ नौशहरा में भी केसेस बहुत ज़्यादा है। नौशहरा में जहांगीरा, शेडू और काकासे में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब तक नौशहरा में 332 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह ज़िला बुनेर में 233 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में 134 केसेस सामने आए हैं। सेडू टीचिंग अस्पताल सवाद से 41 केसेस। जी विशाल, एक तो ये जो पेशावर के आपने एरियाज बताए, बड़े पोश एरियाज हैं पेशावर के जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। दूसरी जानिब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो महकमा सेहत है उसकी भी कुछ टीम्स फील्ड के अंदर हैं
जो स्प्रेस कर रही हैं या ये लार्वा जो तल्फ करने का प्रोग्राम है उसके तहत कुछ कर रही हैं, ऐसा है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा? बिल्कुल, जो मैंने जिक्र किया तहखार एरिया, यूनिवर्सिटी टाउन, जो पोश एरिया है, तकरीबन हर साल इन इलाकों से ज़्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट होते हैं और ज़्यादा पेशेंट आते हैं। इसकी वजह एक तो ये है कि यहाँ से एक तो जो बड़ा नहर है वो निकल गया है और इसके साथ साथ ये पोश एरिया है जहाँ पर मच्छर की अफजाइश ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब तक क्या किया है, तो जो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर है रहमान अफरीदी, उनसे हमारी बात हो गई है और उनका कहना है कि हुकूमत ने वज़ीर आला साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ को मीटिंग में भी डिस्कस किया है और इमरजेंसी के तौर पर भी इसको ले रहे हैं और तमाम जो इक़दाम किए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विशाल कि आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन नर्मदा, इक़दाम तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब इक़दाम ठीक नहीं है। इस हवाले से गौर करने की जरूरत है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब खाएंगे हम देसी फूड में पराठे। नाजरीन, पंजाबी और पंजाब के पराठे, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आज मैं आई हूँ करतबा चौक, जहाँ पर है माशाल्लाह पराठे वाले। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पराठे बनते हैं, जिसमें है आलू का पराठा, कीमे का पराठा, गोभी का पराठा, चिकन वाला पराठा, दाल वाला पराठा और इसके बाद बहुत से मुख्तलिफ किस्म के पराठे मिलते हैं और लोग यहाँ पर दूर दूर से नाश्ता करने आते हैं। चलिए चलकर देखते हैं यहाँ कितनी किस्म के पराठे बनाए जाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। आपने कौन से पराठे ऑर्डर किए थे? हमने आलू वाले पराठे भी लिए हैं और कीमे वाले पराठे भी लिए हैं और दही भी लिया है। हाँ। टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। हम आमतौर पे वैसे बाजार से खाना लेते नहीं हैं, लेकिन ये होम मेड टाइप है, जरा बहुत अच्छा है। तो क्या खास बात लगती है इनके पराठों की जो आप इन्हीं से खाते हैं? एक तो आलू वाले पराठे में आलू अच्छा होता है, आमतौर पे कई बड़े ब्रिक साहब बना देते हैं तो अच्छा आलू होता है, और दूसरा ये कि कीमा भी क्वालिटी का है, अच्छा है। आप कहाँ से आई हैं? Basically, I'm a Moroccan. I came from Morocco, but I'm married to here in Pakistan since 2005, and I have also my kids, and I love to eat, Lahori khana, and especially this aloo paratha over here is so good cooked, and the ingredients are very well done. And that's why I prefer this corner. आपने कौन से पराठे मंगवाए थे? आलू वाले मंगाए हैं। आलू अंडे वाले ऊपर अंडा लगा होता है, बहुत मजेदार है। आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो हम आते हैं, हम 6-7 साल हो गए इधर आए हैं। आपको क्या खास बात लगती है इनके पराठों की? इनके पराठे ये है कि इनके मसाले अच्छे हैं, साफ हैं, कोई इसके 2 नंबर के नहीं। आजकल चारे हैं, घर में भी पकाते हैं, लेकिन इधर आने का मज़ा ही और है। तो आपने कौन से पराठे ऑर्डर? मैंने कीमे वाला, चिकन वाला और आलू वाला पराठा ऑर्डर किया। आपको क्या खास बात लगती है इनके पराठे? ख़ास बात इनकी ये है कि एक तो टेस्टी है और घर जैसा बिल्कुल टेस्ट है, बड़ा हाइजीनिक फूड है। और मैं यहाँ से आलमोस्ट कुछ 4-5 सालों से आ रहा हूँ, तो पहले फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ आता था, आज अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो कभी घर में डिमांड की वाइफ से कि मुझे भी बना के दें वैसे पराठे? वो इस जैसा बनता नहीं है, तो इसलिए मैं आज उनको ही ले आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस जैसा टेस्ट नहीं है, स्पेशली आज ये टेस्ट करेंगे तो शायद उस जैसा बना सकें। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग गुलशन रावल से आए हैं। अच्छा, तो कौन से पराठे ऑर्डर किए थे? हम लोगों ने कीमे वाला, आलू वाला और चिकन वाला। हाँ। आप पराठों के साथ किस चीज़ का ऑर्डर करती हैं? चाय का, लस्सी का? लस्सी का। चाय हम लोग इतने शौक से नहीं पीते, हम लोग लस्सी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसा टेस्ट लगता है आपको यहाँ? जी, अच्छा टेस्ट लगता है और काफ़ी अर्से से आ रहे हैं हम लोग, काफ़ी फेमस भी है ये। तो हम जब भी आउटिंग के लिए प्लान करते हैं, नाश्ते के लिए, तो इसी जगह भी आते हैं। अच्छा, खास बात क्या लगती है इनके पराठे? पता नहीं, यूनिकनेस तो यही है इनकी कि बेसिकली इनका जो टेस्ट है वो कहीं और नहीं मिलता। कई जगहों पे पराठे वगैरह खाए हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है ज़रा। तो आप पराठे के साथ चाय ऑर्डर करते हैं, लस्सी? नहीं, लस्सी। मेरे बच्चे जो हैं वो शौक से खाते हैं, मेरे बच्चों की फेवरेट जगह ही है, तो ये लस्सी साथ ऑर्डर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर आमिर साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम हमारा आप 1955 से ले लें या 60 से ले लें। हमारे दादाजी ने शुरू किया था, फिर वाला साहब आए, अब हम आए। अगर चौथी पीढ़ी तैयार है बैठने को आने को। आप यहाँ कितनी तरह के पराठे बनाते हैं? सबसे पहले हमने पराठा शुरू किया था आलू वाला, सिंपल सादा पराठा। आस्ता आस्ता डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैरायटी बढ़ती गई। अब इसमें हमारे पास चिकन, कीमा, आलू, गोभी, दाल, सालन,
साग मेथी और गोभी वाला पराठा मौजूद हो, ऑलरेडी 24 घंटे तैयार रहता है। ज़्यादातर डिमांड किन पराठों की है? ये लोगों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग आजकल तो चिकन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आलू अंडा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे मौसम आ रहा है साग का, लोग साग भी पसंद कर रहे हैं, मेथी वाला पराठा पसंद कर रहे हैं, पालक वाला पराठा शुरू किया वो भी लोग पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो पराठा चलता है ना, आलू वाला बहुत ज़्यादा ही चलता है हमारा। अच्छा, ज़्यादा पराठे कब खाए जाते हैं, नाश्ते में या शाम के टाइम? 24 घंटे लोग पसंद करते हैं, ये नहीं कि सुबह का टाइम। जब भी आएंगे इस तरह आपको रौनक मिलेगी हमारी तरफ, ये अल्लाह की देन है। और लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का बहुत अच्छा है, उनकी वजह से चल रहा है काम। नाश्ते में लोग पराठे के साथ क्या पसंद करते हैं, चाय या लस्सी? मौसम के हिसाब से ये काम होता है। अगर सर्दी हो तो लोग चाय पसंद करते हैं, गर्मी हो ज़्यादातर लस्सी चलती है। इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं तो कोई मशहूर शख्सियत आती है यहाँ पर? बहुत लोग आते हैं। ये किसका नाम लिया आपको? बहुत ज़्यादा। यहाँ तो 1992 में हमारे पास नवाज शरीफ साहब भी आए थे चाय पीने के लिए। कुर्तबा चौक के अलावा कहीं और कोई और ब्रांच है आपकी? नहीं, इसके अलावा हमने कोई नहीं कि इंशाल्लाह अनकरीब डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह। कोरोना के दिनों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? कोरोना के दिनों में बहुत परेशानी रही है। अब अल्लाह का शुक्र है कोई बेहतर निज़ाम चल रहा है। इमरान खान साहब की अपील है कि इस तरह चलाते रहे, काम सर्कल तो चलता रहे। हमारी तो खैर है, जो वर्कर होते हैं बेचारे बड़ी बड़ी दूर से हैं वो बहुत परेशान होते हैं इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए मज़ेदार सा पराठों का नाश्ता आ चुका है, जिसमें है गोभी का पराठा, आलू कीमे का पराठा, अंडे का पराठा और इसके साथ आई है ठंडी लस्सी। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। सेंसस मंडे तो वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जिसमें हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से बात कर रहे हैं उनकी किताब शमशाले बेमिसाल के हवाले से। देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से शमशाले बेमिसाल उनकी जो किताब है उस पर बात हो रही है। शमशाल एक कमाल जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो किताब का नाम है ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिपिक्ट करता है कि शमशाले बेमिसाल वाकई एक बेमिसाल सरजमीन है, बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है। शमशाले बेमिसाल पर हमारे सवालात का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक जुर्म जैसा लफ्ज़ तो आपकी शख्सियत से कोई मंसूब नहीं किया जा सकता, लेकिन पस्सू में आपको पुलिस पकड़ने आ गई थी। पस्सू में आपको पुलिस क्यों पकड़ने आ गई थी? नहीं, वो एक्चुअली वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे। पहली मरतबा उनको मस्करदू में मुझे मिलने वो आए, तो वो वहाँ पे शायद जेल में इंचार्ज थे या नहीं, या कुछ खाना वाना किया। फिर मैं गया वहाँ पे अपना यहाँ पे खपलू, और वही पुराना खपलू था, एक रेस्ट हाउस था, और उसमें मतलब एक वीआईपी कमरा हमें बुक करवाया गया था। तो चौकीदार, हमने जब कमरा देखा तो हमने शदीद ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें आम कमरा भी दिखाओ अगर ये वीआईपी। तो फ़र्क क्या है, कहने लगे जी इसमें कालीन बिछा हुआ है, वो दरी थी एक फटी, उसके अलावा कोई नहीं। खैर, तो लेकिन वो ओरिजिनल खपलू था, कोई होटल नहीं था उस वक्त, कोई पीडीडीसी नहीं था, कोई और आमदोरफ्त नहीं थी। मालूम हुआ कि मीर साहब यहाँ पे लग गए हैं, एसपी लग गए हैं शायद। तो उनको पता चला, तो उन्होंने मेरा खाना किया। तो खाने पे बहुत मलूल और रंजीदा नज़र आए। मैंने कहा जी, कहने के जी ये खपलू कोई जगह है? मैं तो ये कैद काट रहा हूँ। मैंने कहा मीर साहब क्या मसला क्या है? कहने के भाई पहले जहाँ पे तैनाती थी, मैं नाम नहीं लेता कहाँ थी, कहने बड़ी रौनक लगी रहती थी। दफ्तर में जाते थे, कुछ 3-4 लोग जो हैं वो पकड़ के लाते थे, किसने ये किया, कोई एक आध लाश भी होती। घर में कई मरतबा दाखिल हुए तो सेन में 2 लाशें पड़ी हैं। तो पुलिस वाला ज़रा खुश रहता है इस किस्म की एक्टिविटी, जाहिर है कि उसका काम है मुजरमों को पकड़ना। अगर ये वारदातें नहीं हो रही तो पुलिस वाला तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है ना, बेकार हो गया। कहते मैं जब आया हूँ खपलू तो मैं तंग आ गए, 1-2 महीने हो गए, वो हवाला खाली पड़ी हुई है ना, को वो पकड़ के लाते हैं 2-4 जो भी सिपाही। एक दिन मैं तंग आ गया, मैंने कहा कि मैं इसकी वीरानी से तंग आ गया हूँ, ये जो हवालात, तो कुछ करें। तो वो गए, 2 बंदों को पकड़ के लाए,
एक जो था उसके बारे में पता लगा कि वैसे ही मकबूतुल आवाज़ है, ऐसे ही गाने गाता फिरता, उसको ले आए। उसके ऊपर आवारगी की दफ़ा चलती ना, हमारे यहाँ आया ना क्या आवारा है कि यही आवारा फिरता है, मैंने कहा छोड़ दे। दूसरा एक बाबा था, मैंने कहा इसने क्या, कहने लगे जी इसने 2 बैंगन चुराए। चुनाचे हमने बाबे की, मीर साहब कहते हैं बड़ी खिदमत की, ही वॉज VIP, उसको हवालात में रखा, ज़रा रौनक हो गई। तो ये इट्स अमेजिंग कि पहला कत्ल जो है वहाँ पे वो ज़ियाउल्लाह के कैद में हुआ और कोई है नहीं है, मतलब शमशाल में कभी कोई जुर्म नहीं हुआ, दरवाजे खोल के रखते हैं। इन बाकी इलाकों में भी बेशतर औकात गाँव जो है, अब चूँकि तहजीब वहाँ पहुँचनी शुरू हो गई, तहजीब के साथ डाकू भी पहुँचने शुरू हो गए, लेकिन इंतहाई जिस तरह मेरी कुछ पढ़ने वाली थी प्रोफेसर हजरात मुजम्मिला, तो मुझे कराची से ख़त लिखा करती थी कि हमारा बड़ा जी चाहता नॉर्दर्न एरिया, लेकिन हम अकेली ख़वातीन वेस्ट क्या जाए। तो मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा कि आप बेखतर हो के नॉर्दर्न एरिया जाएं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समझ ले है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ होगा ना कि जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो वो वाकई गई और वापसी पे तारीफ में उनकी एक प्रोफेसर ने कहा कि तार साहब आप बिल्कुल सही कहते थे, बल्कि हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई कि भाई कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं। ये इतने लॉ अबाइडिंग एरियाज़ हैं। तो वो जो आपने पूछा वो बात दूर तक चली गई। तो वो ये हुआ था कि उनको खबर मिली कि मैं जा रहा हूँ शमशाल, तो उन्होंने कहा है ये किधर जा रहे हैं। उन्होंने 2 सिपाही एक हवालदार टाइप वो वहाँ पे भेजे, सुबह सवेरे वो आ गए और मैंने कहा कि लोग मुझे पकड़ने आ गए, मुझको पता तो नहीं होता किस्मत का कि कहाँ पे आप कोई जुर्म कर बैठे। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मीर साहब ने कहा है कि इनके साथ जाए और पूरी इनकी हिफाजत करें। फिर मैंने मीर साहब से बात की फ़ोन पे, मैंने कहा सर हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है हमारी जान को, और दूसरा ये है कि जनाब वो हमारे पास जितना राशन है वो इन सिपाहियों के लिए काफ़ी हो गया, हम क्या खाएंगे। कहने लगे नहीं अपना राशन साथ, बड़ी मुश्किल से उनको, तो ये उनकी मोहब्बत थी। बाद में इंटरिम चीफ मिनिस्टर पिछले दिनों मालूम हुआ कि मीर साहब हो गए हैं, अब ज़रा बारिश हो गए हैं, वेरी हैंडसम मैन। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब वापस चलते हैं शमशाल के ट्रैक की जानिब। और शमशाल का जो ट्रैक है वो जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी अब तो खैर वो जीप ट्रैक है, मेरा मतलब है कि उस वक्त तो जीप ट्रैक नहीं था, तो जो शुरू दिन की जो चढ़ाई थी और उसके बाद कोई कच्चे कमरे हैं जिनका आपने तज़किरा किया है, और वहाँ पे आपने कहा कि चाय के लिए कहा, तो आपको मालूम हुआ कि चाय की कीमत, वहाँ पे कोई चाय की कीमत नहीं है, ये सब मुश्तरका फ़ंड से चलता है, और इस तरह की रवायत जो थी वो शमशाल रोड पर होती थी। सबसे पहले तो इस रवायत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये शमशाल रोड पे ये क्या रवायत थी, मुश्तरका फ़ंड से वो तमाम चाय वगैरह या तमाम चीज़ें इस तरह की वहाँ पे कैसे मुहैया की जाती थी? ये पहले तो डॉट नाम का एक बहुत बुलंदी पे जहाँ तक जीप जाती थी, उसके बाद कहते थे रोड बन रही है, तो वहाँ भी कमरा था, तो इट वॉज फैसिनेटिंग। कमरे से मुराद है कि पत्थरों का एक ऊपर टीन की चादर है या कच्ची, और इर्द गिर्द शोर था दरिया का, और दरिया भी बहुत नीचे था, मेरा 2 किलोमीटर नीचे होगा, और बुलंद पहाड़, और उनमें एक अमाजगाह बनी थी। तो वहाँ पे शमशाल वाले आते थे और आके वहाँ शमशाल से जब वो पैदल चलते हुए आते थे तो ज़ाहिर है कि ट्रैकिंग शूज़ और चलने के लिबास में होते थे। अब वहाँ से उन्होंने जीप पर बैठ के सो कॉल्ड सिविलाइज दुनिया में जाना है, अच्छे कपड़े पहनने, तो वहाँ उन्होंने कपड़े रखे होते थे, तो वो अपने कपड़े चेंज करते थे, रिस्पेक्टेबल बन जाते, जीने वीने पहन के, और जाते थे। जब वापस आते थे फिर वहीं पे, तो वहाँ पे चाय वाय बन रही सारा, तो हमने भी चाय पी, तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये मुश्तरका एक यानी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना, ये इन तमाम एरियाज़ में है, और आपस में जो मुश्तरका एक कोऑपरेशन के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। चुनाचे एक तो ये था कि वो चाय सारे पी रहे हैं, उसमें वो दुकान है ही नहीं। दूसरा, रास्ते में एक जगह जब हम ठहरे, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे रज़ाइयाँ भी थी, बिस्तर भी थे,
और तमाम चीज़ें, चाय, चीनी, लकड़ियाँ वगैरह वगैरह जाके उन्होंने तैयार की, हमने सूप हमारा तैयार किया। वो पढ़ी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा जी यहाँ से हम गुज़रते रहते हैं और ये सारा जो सामान है ये गांव वाले यहाँ रखते हैं, मुश्तरका तौर पे रखते हैं और उसको सफ़र के जब यहाँ स्टे करते हैं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी खसूसियत ये थी कि वहाँ पे जो रज़ाइयाँ और बिस्तर थे, क्योंकि सर्दियों में भी थोड़ा बहुत सफ़र होता था, कि वो शमशाल की ख़वातीन, ये जो 2-3 रास्ते में पड़ाव थे, वो स्पेशली यहाँ जाती थी। वो रज़ाइयों को जिस तरह हमारी ख़वातीन एक ज़माने में, अब तो कंफर्टर आ गया है ना, तो वो खोल के रज़ाइयाँ, उनका जो रुई थी उसको वो थी मतलब वो पारा पारा करके वो हल्का करते हैं, फिर उनकी वो सिलाई होती है, निगंदना जिसको कहते हैं, और वो सारी करके फिर रख देते। तो ये इस चीज़ ने मुझे बड़ा मुतासर किया कि भाई, और वो है ख़ानदान की तरह रहते हैं ये सारे गांव वाले जो हैं, ये टोटल मतलब कि जस्ट लाइक ए फैमिली। बिल्कुल। और तार साहब, मुझे बड़ा अच्छा तजर्बा एक दफ़ा ये हुआ कि पसू से आगे जब बटूरा ग्लेशियर की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे एक शेफर्ड हाउस है, इसी तरह का कच्चा कमरा है, और उसके अंदर चीनी और उस तरह के लवाजमात पड़े होते हैं। और वो ऑफकोर्स ये मुश्तरका फंड या जो लोग जाते हैं पशु की लोकल, तो वो वहाँ रखते हैं, और वो एक दफ़ा हमारी जान बचाने के भी काम आया। तो इस तरह की जगहों पे जो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो किस वक्त किस टूरिस्ट या हाइकर या माउंटेनियर की जान बचाने के काम आ जाए तो कौन जानता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तार साहब, आपने शमशाल जाने से पहले 12 सुना कि शमशाल का रास्ता जो है वो आसान हो गया है, और ये खबरें आती थी कि जनाब शमशाल का रास्ता अब आसान हो गया। तो लेकिन जब आप शमशाल के ट्रैक पर चढ़ते हैं तो पहले दिन ही आपको मालूम हो जाता है कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं, शमशालियों के लिए आसान हो गया। ऐसा ही था शमशालियों के, लेकिन वो नहीं, वो देखें कुछ उसका एरिया मुश्किल था बिगिनिंग का, जहाँ पे वो बिल्कुल एक संगरोज़ों की एक नीचे आ रही है ढलवान, और नीचे एक दरिया है छोटा सा नज़र आ रहा है, और उस ढलवान पे कोई बूटा, कोई झाड़ी ऐसी नहीं है कि अगर आप स्लिप करते हैं जी तो वो आपको रोक ले। हम जैसे वही बात अगेन हो जाती बैलेंस की, उनमें बैलेंस है उन लोगों में, हमें वो बैलेंस नहीं है। हमारे जिस्म भी बदले हैं इस किस्म के, वहाँ तो बिल्कुल जितने भी होंगे बूढ़े भी होंगे वो बहुत फिट होंगे और बहुत मजबूत होंगे जी। तो वो कुछ एरिया जो था वो बहुत ख़तरनाक लगा, और उसमें है ये कि वो जो रास्ता सा बना हुआ है उसके ऊपर आप चलते जाएं, नीचे ना देखें, क्योंकि नीचे देखा ना तो जिस तरह वो होता है ना कि वो एक डायन जो है वो अपनी आंखों से आपको मुसख्खर कर लेती है, आप खड़े हो बस, फिर आप गए, वहाँ से एक कदम आप आगे नहीं उठाते। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि रजब आगे था तो वो मैंने एक घघाई हुई आवाज़ में रजब तो उन्होंने देखा साहब खड़ा हो गया, उसको पता चल गया कि इसने नीचे देखा है और ये बिल्कुल हिल नहीं सकते, आपको बिल्कुल यू आर पैरालाइज्ड। उसके बाद एक और मुकाम था जहाँ से पत्थर ऊपर से आते थे, और उसके बारे में कहा गया कि जी शैतान है ऊपर, और शाह शम्स की दुआ है कि वो पत्थर हमें लगते नहीं, क्योंकि वहाँ कैजुअलिटी कभी नहीं हुई। तो वो शाह शम्स की एक अलग दास्तान है कि ये कौन से शाह शम्स थे वो एक बुलंदी पे उनके फरेरे लहरा रहे हैं, और वो मैंने इसी से पूछा कुदरत से कि मैंने कहा कभी आप ऊपर गए हो, बहुत बुलंदी पे ऊपर फरेरे वो लोगों ने लगाए, कहने कि जी जिस बंदे की मुराद पूरी करते हैं शाह शम्स तो वो जाके ऊपर झंडा लहराता। अच्छा। तो मैं नहीं गया, अभी मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। तो ये सारा था, टफ था, लेकिन एट टाइम्स 2 दिन का सफ़र था, लेकिन एट टाइम्स बहुत खूबसूरत भी। नाज़रीन, तार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कमाल एक ये सफ़रनामा है शमशाल बेमिसाल। इस शमशाल बेमिसाल को ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन सिर्फ शमशाल बेमिसाल को ही ना पढ़िएगा, शमशाल बेमिसाल जाइएगा भी ज़रूर। हमारे तार साहब से सवालात का सिलसिला शमशाल बेमिसाल पे जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला हैं। तशवीश होनी भी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बराह रास्त पाकिस्तान पर असरात पड़ते हैं। वो बार बार दुनिया को खबरदार करे हैं कि अगर तालिबान की मदद ना की गई तो अफगानिस्तान दोबारा दहशत गर्दों की पनाहगाह बन सकता है। वक्त के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के खदशात जो हैं बज़ाहिर दुरुस्त साबित होने लगे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी काबुल में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालिदा की फातिहा खानी के मौके पर बम धमाका किया गया, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 अफराद के जाँ बाहक होने की तस्दीक भी की गई है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के 4 जवान और 1 लेवी सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। जुमेरात को भी दहशत गर्दों के हमले में कैप्टन सिकंदर शहीद हुए। एक तरफ तो हमले जारी हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। और पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि तालिबान की सालिसी में गवर्नमेंट पाकिस्तान और कलदम TTP कुछ ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो अफगानिस्तान में हो रहे हैं। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि अगर वो हथियार डालते हैं तो उन्हें माफ़ कर देंगे। वज़ीर आज़म के बयान के बाद कलदम TTP की जानिब से फायरबंदी की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब फायरबंदी की तरदीद कर दी गई है। वज़ीर आज़म के बयान पर अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है और कई सवालात उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के इस बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और फौरी तौर पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला किया है कि सारी सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए दिफाई कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं, और लोधी साहब का भी जो मौक़िफ़ है वो तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत नहीं रहा है। हमारे शोज़ के अंदर बात होती रही। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इस डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहिएगा, चूँकि आपसे जब पहले भी हमने बात की थी तो आपका ज़ाती ख्याल ये था कि शायद हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब स्टेट ये कह रही है कि हम बात कर रहे हैं TTP से। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, मैंने ये नहीं कहा था कि बात नहीं करनी चाहिए। मैंने ये ज़रूर कहा था कि इसमें जो लोग जिनके लफ्ते जिगर शहीद हुए हैं उनको एतमाद में लिए बगैर बातचीत आगे नहीं चल सकती। सूरत हाल ये है कि देखें, इस वक्त जो नई अफगान इंटरिम हुकूमत है वो स्क्वीज कर रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और उनको कह रही है कि हमने वादा किया हुआ कि हम स्पेस नहीं देंगे, अपना इलाका नहीं देंगे, तो उनकी तरफ से एक प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि ना उनके पीछे अब रॉ रही है, ना CIA रही है, ना NDS रही है, तो वो एक हालत कमजोरी में है। और ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है, ये कोई पाकिस्तान ने नहीं उनको रिक्वेस्ट की है कि क्या है बातचीत करें। ये सारा आप ध्यान में रखें। उसके बाद ये है कि ये जो आपको धमाकों में एक स्पाइक नजर आ रही है पिछले 1-2 हफ्ते में, वो बेसिकली अपने लिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पैदा करना चाहते हैं। जो रही से उनके लोग हैं, जो स्लीपर सेल है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का तासर दें कि जैसे अभी भी हम में बड़ी ताकत है और हम जो ना, फिर वो जो कुछ लोग कह रहे हैं बात नहीं कर रहे, हम असल में उनके बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे धड़े हैं, और वो सब के सब बातचीत नहीं कर रहे। उसमें से कुछ के साथ बातचीत हो रही है, कुछ के साथ बातचीत नहीं हो रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो ओवरऑल हालात हैं जिसमें वो कमजोरी की हालत में है, जिसमें से कुछ धड़े काम करना, बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपकी लड़ाई 10 लोगों से हो और उसमें से 3-4 आप अलग कर सकें, बातचीत पे आमादा कर सके, और पीछे आपको 6 से लड़ना पड़े, तो ये अच्छी हिकमत अमली है या बुरी हिकमत अमली है? तो मेरा ख्याल है कि बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता ANP के तालिबान के साथ और PMLN ने भी अपने जमाने में बात, लेकिन वो नाकाम तजर्बा रहा है। आपको याद है वो बड़ा नाकाम तजर्बा इसलिए था, वो नाकाम इसलिए था, नाकाम बना दिया गया था। उस वक्त पीछे रॉ थी, उस वक्त ये थी, अभी उनके पीछे कोई नहीं है। ठीक है, ये वैसे चले आप कह रहे हैं तो अभी हम इस बात की तसल्ली तो नहीं ले सकते जनरल साहब कि उनके पीछे कोई नहीं है, चूंकि सही बात आपको मालूम है कि कल भी 4 हमारे नौजवान शहीद हुए, एक ऑफिसर शहीद हुए, जुमेरात को एक हमला किया गया, और मुसलसल हो रही है। तो जी, जो कुछ धड़े नहीं मान रहे वो ज्यादा अपना दिखाना भी चाह रहे हैं ना कि जी के कोई सीज़फायर वगैरह नहीं है। और आपने जो एक नुक्ता बताया कि जी फॉर एग्जांपल अगर 6 धड़े हैं तो उनमें से अगर 2 से मुज़ाकरात हो जाते हैं या 4 से हो जाते हैं और 2 से लड़ना पड़ता है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जलसा पता है कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और इनका कोई यूनिफॉर्म तो है नहीं, इनकी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं कि हम ये कहें कि ये इसकी तरफ है और ये इसकी तरफ है। ये छुप के वार करते हैं, मुसलसल करते हैं, और इनके ये इस हद तक वार करने में गिर जाते हैं कि वो APS जैसे
ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, तो उसके बावजूद लोगों के अंदर एक पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा इस हवाले से है। वो उन लोगों का तो है ही जिनके प्यारे शहीद हुए हैं, जिनमें हमारे फौजी अफसरान और जवान भी है, लेकिन सिविलियंस का भी। तो और फिर दूसरा ये कि ये टेक्निकली भी मुझे कोई खास होता हुआ नजर नहीं आता कि हम किस तरीके से मुतमईन हो जाएंगे कि जी हम ठीक लोगों से बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, एक तो ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जब तक आप उन लोगों को सेटिस्फाई ना करें जिनके जिगर गोशे शहीद हुए, उस तक तो ये बात आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन आप एक दो बातें याद रखें, एक तारीख का सबक याद रखें। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीतने वाला कहे कि मैं तब जीत मानूंगा जब मैं अपने हारने वाले के आखिरी आदमी को मार दूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, अभी अमेरिकी यहाँ से गए हैं, अभी बहुत कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं होता मेरे बहन मेरी भाई के जी मैं तुम जो जब के 10 को तुम मार ना दूं, लाशें ना देख लूं, मैं उस तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। बात यह है कि उनके अंदर फुट सोल्जर्स हैं जो कि मिसगाइडेड हो सकते हैं, पैसों की खातिर हो सकते हैं। उनके अंदर मेन प्लानर्स हैं जो मिले हुए थे रॉ के साथ। वो किसको माफ करना है, किसको माफ नहीं करना है, ये तो भी फैसला हुआ नहीं है। इसी पर मेरा ख्याल है कि बातचीत करने की जरूरत है। तो हिस्ट्री भी ये कहती है कि आखिरकार बातचीत करनी पड़ती है। अभी अच्छी सिचुएशन पैदा हो गई है, उनको तोड़ा जा सकता है, उन लोगों से बातचीत हो सकती है। और फिर आप ये ना समझें कि वो कोई इधर उधर, वो बाकायदा कबाइल के लोग हैं, आप उनको कबीलों के हवाले करेंगे, कबीलों के सरदारों को आप गारंटी उनसे लेंगे, उनके ऊपर नजर रखेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना भाई कि बस आप उनको माफ कर देंगे, फिर वो घूमते फिरेंगे, दनाते फिरेंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अभी एक स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमें मुज़ाकरात है तो हम माफ भी कर देंगे। अब क्या किस तरह से देखते हैं, ऑपोजिशन इस पे बहुत तनकीद कर रही है और फौरी तौर पे पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के हवाले से भी कहा है। जो पॉलिसी है हमारी नेशनल पॉलिसी है और ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो ये बातचीत जो आपको भी पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि हमारे पार्लियामेंट में माहौल कैसा है। ऑपोजिशन ने हर बात की मुखालफत करनी है। आप मुझे कोई बात बता दें कि उन्होंने उनके साथ चले हों, और चाहे गलती अपनी हुकूमत की भी है, उन्होंने भी कोई बना के नहीं रखी। अगर तो ये बातचीत शुरू करने से पहले रिवील कर देते तो बातचीत शुरू ही नहीं होनी थी। इन्होंने उसी वक्त करना था। इन्होंने दरमियान में किया, अभी फैसला कोई नहीं हुआ। दरमियान में इसको एक्सपोज किया था कि लोगों का रिएक्शन आ जाए, जो भी आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जितने ये जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए उनको इकट्ठा करके एक बात बताने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जिसका मुझे इल्म है, बताना तो हुकूमत को चाहिए कि जो आर्मी APS के जो बच्चों के कातिल थे गुनाह जराइम में, उनमें से बहुत सारे लोग कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं। ये हम बोलते क्यों नहीं थे? इसलिए कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर थे और कोई कानूनी प्रॉब्लम खड़े हो सकते थे अगर हम कहें कि जी हमने इतने लोग जो है ना उनको खत्म कर दिया। लेकिन अब मेरे ख्याल हुकूमत को बता देना चाहिए और इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और उनके अप्रूवल के बगैर मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। और ये जो मैं दलाइल दे रहा हूँ कि दुश्मन को, आखिरी दुश्मन को मारा नहीं जाता, ऐसे मुमकिन नहीं है, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी और 50 साल तक। तो ऐसे तो कभी भी अमन नहीं होगा। ये क्या किया था बरतानिया ने, लेकिन वो बात जल सब ठीक है, लेकिन अगर ये माइंडसेट, और आपको पता है कि माइंडसेट वही है, अगर ये माइंडसेट वही है तो ये माइंडसेट 20 साल तक इसलिए नहीं लड़ा कि उनको हुकूमत चाहिए थी अफगानिस्तान में, इसलिए लड़ा कि उनको किसी दूसरी की इंटरवेंशन नहीं चाहिए थी अपने इलाके में। यही माइंडसेट वहां पे पाया जाता है जी, और इसी माइंडसेट ने लोगों को बगावत के ऊपर मजबूर किया है। तो इस सूरत हाल के बाद आप फिर कामयाबी के चांसेस किस हद तक देख रहे हैं जन साहब, और कामयाबी का वो मैकेनिज्म क्या होगा अगर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हम सही बंदे से बात करें, गलत बंदे से बात करें? जी, पहली बात तो ये है कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि हम सही बंदों से बात करें, गलत से बात करें। आखिर हमारी इंटेलिजेंस अपने काम कर रही है, और आपको पता थोड़ी सी मामलत इसमें अफगान हुकूमत भी कर रही है। इसके अब मैकेनिज्म तो ये होगा कि जब ये मान जाएंगे जो लोग कि हम हथियार डालते हैं, पहली बात तो ये कि जब कोई पश्तून हथियार डालता है तो इसका मतलब ये है कि वो घुटने टेकता है। तो इसमें आपको ये कोई वो नहीं होना चाहिए कि चाहे माइंडसेट टेम्परेरी चेंज हुआ है या परमानेंट चेंज हुआ, वो अलग बात है, वो आपकी बात ठीक है। माइंडसेट ही की तो ये सारी जंग होती है। जब कोई हारता है तो माइंडसेट ही तो हारता है, और क्या हारता है। इसके बाद ये होगा कि ये जिन कबाइल में हैं उन कबाइल का जिरगा बुला के उनको, क्योंकि उनको भी तो शिकायतें हैं ना, उनका कबाइल को भी तो शिकायतें हैं कि ये इन्होंने कुछ किया, उनका जुल्म सितम, वो मानेंगे, वो इनको ऑब्जॉर्व करेंगे, वो इनकी गारंटियां देंगे कि वो, और ये उस कबीले में चांद लोग होंगे हर कबीले में। तो ऐसे नहीं है कि ये इनको छोड़ दिया जाएगा। इतने तो जो बातचीत करने वाले इतने नाइव तो नहीं है ना, इतने बेवकूफ तो नहीं है, पहले भी उनको पता है कि क्या होता रहा है। तो पहले के मुकाबले में इस दफा कामयाबी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
ठीक है जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने इस क्रिटिकल टॉपिक अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। दो कि हमने इससे पहले बात की कि इसके ऊपर रिजर्वेशन ज़रूर मौजूद हैं, और जब ये बयान प्राइम मिनिस्टर का सामने आया है, इससे पहले शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट आई थी, तो इसके बाद इस पर बहस ज़रूर छिड़ गई है, और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ये कह रही है कि हमें इसमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और लोगों की भी खास तौर पे इसके ऊपर रिजर्वेशन मौजूद हैं कि क्या उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्होंने पिछले 20 साल तक हमारे फौजियों का, हमारे सिविलियंस का, हमारे बच्चों का खून बहाया। लेकिन जनरल साहब का ये कहना है कि इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, हमें बात करनी पड़ेगी। इस पर बात करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं अब, चूंकि कोरोना को हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं और कोविड ने मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी के ऊपर मुख्तलिफ असरात भी मुरतब किए हैं, फिल्म्स भी बनी हैं इसके ऊपर, और इस पर बनने वाली एक शॉर्ट फिल्म, पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म, इसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कुछ खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक्टर साहिब अहमद साहब हैं, जिनकी ये फिल्म है मुख्तारा। ये हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल स्टैंड अलोन के लिए नामजद हुई, और इसमें उसने अवार्ड भी हासिल कर लिया। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के 120 ममालिक में बनने वाली 750 फिल्में शामिल थीं, जिसमें से तकरीबन 80 फिल्में ऐसी हैं जिसको इस फेस्टिवल के लिए नामजद किया गया था, जबकि मुख्तलिफ जो शॉर्ट फिल्म्स की कैटेगरी है उसमें सिर्फ 4 फिल्मों को मुंतखब किया गया, जिसमें से 1 कनाडा, 2 भारत और 1 पाकिस्तानी फिल्म मुख्तारा शामिल। बिल्कुल, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं साहब अहमद, उन्होंने अपनी मददाब के तहत मुख्तसर बजट में ना सिर्फ ये फिल्म प्रोड्यूस की बल्कि इसमें अदाकारी के जौहर भी दिखाया। फिल्म की दीगर कास्ट में नई अदाकारा सुमन शेख, अब्बास राय और जावेद इकबाल भी शामिल हैं। इस वक्त साहिब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने इस पर एक्टिंग भी की। खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग समथिंग एल्स। और सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया, एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाया, एजाज़ बख्शा। फिल्म इज़ ऑल अबाउट कॉमन पर्सन, जो थ्योरीज प्रिवेल कर रही थी सोसाइटीज़ में कि फ़लाँ की साजिश है, फ़लाँ की साजिश है। हमने सोचा कि एक मीडिया पर्सन होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए फ़िल्म बनाई, उसको अपलोड किया, सोचा कि बस अवेयरनेस मिल जाए, काफ़ी है। तो जब हॉलीवुड में फेस्टिवल हुआ, वहाँ भेज दी। फिर देखा कि यार यहाँ तो दुनिया के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फिल्म है, हमारी फिल्म को किसने लिफ्ट करवानी है। 1786 टोटल फिल्म थी, जिसमें से 700 सेलेक्ट हुई थी, और उसमें से फिर 86 नॉमिनेट हुई। मतलब हर स्टेप पे एक डिफरेंट फीलिंग्स थी। और वन गुड मॉर्निंग जब ये पता लगा कि अवार्ड भी जीत लिए, तो इट वाज समथिंग एक्स्ट्रा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो इसकी कुछ क्लिपिंग्स देख रहे हैं, बिल्कुल आम पाकिस्तानी फिल्मों की तरह ही आपने इसको शूट किया। बहुत बड़ा हैवी कैमरास नहीं है, हैवी सेट्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है। उसके बावजूद ऐसा क्या था आपके ख्याल में जिसने इस फिल्म को मुनफरिद बनाया, इट मेड टू विन द अवार्ड? एक्चुअली इमरान, हुआ ये कि आई वर्क विद द प्लॉट, और जो ज्यूरी थी वहाँ जजेस की, वो मुझे पता चला कि 2 क्रिश्चियंस हैं, 2 हिंदू रिलीजन से हैं, 2 वर मुस्लिम्स फ्रॉम मिस्र, और 2 जो उनके लोकल थे। तो दे ऑल डिसाइडेड द वन सिनेरियो कि देयर इज़ ओनली गॉड, देयर इज़ नथिंग एल्स। तो जब ये प्लॉट उनको समझ आ गया, दे चूज दैट थिंग कि वाकई वबा के आगे कोई भी साइंस ना, कोई मौलवी ना, कोई पंडित ना, कोई पादरी ना, कोई और, तो अल्लाह है, अल्लाह की वबा है, हमें एहतियात करनी चाहिए। जब मैं सेफ हूँ तो आप सेफ हैं। अच्छा, इस मूवी का नाम मुख्तारा, इसका आइडिया क्या था जो आपने रखा? एक्चुअली हम लोग एक कॉमन पर्सन की स्टोरी थी, तो उस टाइम ये मुख्तारा जो था ना, एक काफी इन हुआ था। हमें तो नदीम अफजल चंद साहब याद आए, उसी से रखा। एग्जैक्टली कॉमन पर्सन था, तो गल बद गई थी। अभी तो ज्यादा ही बद गई। तो सोचा कि मुख्तारा एक कॉमन पर्सन, तो मुख्तारा नाम उस टाइम जरा वायरल हुआ था। अच्छा, पुट दैट नेम, और अल्हम्दुलिल्लाह गोरों को पता है मुख्तारा कौन है क्या? Nobody knows. आपने एक्सप्लेन करने के Even they call me मुख्तारा. Mr. साहब, you basically you have played the title character? Yeah, I played. अच्छा, हमने इससे पहले आपको स्क्रीन पे एक्टिंग करते नहीं देखा। Maybe you might be working in short films, लेकिन अभी आपने जब किया है और इतनी अच्छी पजीराई आपको मिल गई है, तो जरा being an actor हमें बताइए कि how do you feel? एक्चुअली हर चीज़ की डिफरेंट चीज़ होती है। लाइक प्रोडक्शन इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्शन इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट जो है ना, वो मिल के एक मकान बनाता है। लाइक सीमेंट, ईंट, बजरी सब मिल के एक मकान बनाते हैं। तो मैं ऑल क्रेडिट गोज टू माई टीम, जिन्होंने वेरी शॉर्ट नोटिस पे, मतलब सुमन है मेरी एक्ट्रेस, उनको मैंने एक रात में पहले बताया था कि सुमन व्हाट यू डूइंग टुमारो, सो शी सेड दिस वन, दिस दैट वन। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रही हो, सुबह आप शूट पे हो।
एस्टॉनिश हो गई कि ये क्या बात है। इसी तरह मेरे जो जावेद हैं, अब्बास राय हैं, मियाँ सरफराज जिन्होंने पीर का किरदार किया, एक एक दिन पहले उनको बुलाया, सेट पे बिठाया, उनको स्टोरी समझाई, दे ऑल फेल्ट कि यार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस मूवी के थोड़ा सा हम आइडिया को अगर डिस्कस, कोविड में ऑब्वियसली हर बंदे की ज़िंदगी मुतासिर हुई और जिस तरह से आपने कहा कि आपने उन तमाम जो अभाम थे उनको केटर किया इस मूवी के अंदर, तो किस तरह से स्टोरी लाइन को डिज़ाइन किया आपने और एक प्लॉट बनाया कि लोगों के अंदर जो कोविड को लेके मिसकंसेप्शंस हैं या बहुत सारी थीरीज हैं वो किस तरह से क्लियर की जाए? एक्चुअली उस टाइम एक ये जो थ्योरीज डिफरेंट चल रही थी ना, कोई लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये वबा है, और हमारा सिर्फ ये था कि यार अगर आ गई है तो एहतियात कर लें। इस चीज़ को हम लोगों ने सामने रखा है कि लोगों को बताएं कैसे। ये सबसे टफेस्ट पॉइंट था हमें बताने के लिए कि प्रवेल कर रही है, वबा है, किसी की साजिश नहीं है। मतलब मेरा दूध वाला मुझे कहता है भाईजान अंग्रेज़ा की साजिश है, मैं क्या आपके साथ उसका क्या काम है भाई, तो सीधे अगे दूध ही बेचना है ना, अंग्रेज़ को छड़ दो अगर कोई मसला है तो। ये मतलब डिफरेंट कैटेगरीज थी। तो मैंने कहा एक जनरल मैसेज होना चाहिए सबके लिए कि अल्लाह की तरफ से वबा आती है, हदीस पाक भी है कि जहाँ वबा आ जाए वहाँ से ट्रैवल ना करो, जिस जगह वबा वहाँ जाओ भी ना। तो जब मैं सेफ हूँ ना इमरान, तो फिर मेरे साथ वाले सेफ है। अगर मैं ही सेफ नहीं हूँ, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि बी सेफ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस थ्योरीज को सामने रखते हुए और थोड़ा सा टारगेट ये था कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म बनानी है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है, गोरों को बताना है, दुनिया को बताना है कि हमारे मतलब नेबर्स में वो आके काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान। तो उन लोगों को हमारे साथ मतलब कांटेक्ट करवाया है, सारा कुछ हुआ। अब इसके जो रिवॉर्ड मुझे मिला है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे OTT प्लेटफॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दे दी है। अच्छा, या तो 180 प्लेटफॉर्म्स है टोटल डिफरेंट लैंग्वेजेस के। आज तक हम पैसे दे के उनकी फिल्में देखते रहे हैं, अब हमारा टाइम है अपनी फिल्में वहाँ भेजें, तो उनसे पैसे वापस मंगवाओ। ये इकोनॉमी बूस्टर है। गवर्नमेंट को भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर एक इंडस्ट्री खोलने से 40 इंडस्ट्री खुल जाती है ना कंस्ट्रक्शन की, फिल्म इज़ अ कम्प्लीट लाइफ। उठना बैठना ओढ़ना बिछोड़ना सारा कुछ आइडियलाइज किया जाता है, ब्रांडिंग होती है, कारोबार इनके सर पे चलते हैं। मतलब एक ब्रांड बनाते हैं, उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। तो ब्रांडिंग करें सर, ब्रांडिंग हमारे मुल्क में नहीं हो रही, गवर्नमेंट को कह रहे हैं ब्रांडिंग करें, इस पे ध्यान दें। इससे 140 इंडस्ट्रीज, मतलब आपको ओढ़ना बिछोड़ना, मेकअप, ग्रॉसरीज वगैरह सब इन्वॉल्व होती है फिल्म। तो फिल्म की तरफ ध्यान दें। वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर मार्केट, और हमारा काम वहाँ सराहा जाता है। वो हैरान होते हैं कि यार यो पीपल आर, मतलब 22 करोड़ की आबादी। बिल्कुल ऐसी और ऐसी कई मिसालें ऑफ एंड ऑन सामने आती हैं। फीचर फिल्म बनाने का भी इरादा है, सिनेमास खुल रहे हैं, आप कुछ रिसेंटली मतलब हम लोग देख रहे थे कि सिनेमा की क्या सूरत हाल है, तो अभी गुड न्यूज़ आई है, तो हमने अनाउंस की एक फीचर फिल्म। अच्छा, हाँ जी। तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या सिनेरियो बनते हैं। मुख्तारा रिटर्न्स समथिंग फोर्थ में भी आई मुख्तारा अगेन। अच्छा, तो वो आप कर, और ये जो मुख्तारा ये पंजाबी में बेसिकली आपने बनाई है? उर्दू फिल्म है। उर्दू फिल्म है, ठीक है। सबटाइटलिंग ठीक है, और ये कॉमिक नहीं है, ये एक सीरियस सब्जेक्ट है, ठीक है, और सीरियस वे में ही उसको प्रेजेंट भी किया गया। आम आदमी के लिए अवेलेबल है देखने के लिए? यूट्यूब पे अवेलेबल, यूट्यूब पे, ठीक है। और आप इसको फर्दर किसी फेस्टिवल में भी भेजने का इरादा रखते हैं सिंस इट्स बीइंग एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल? या उसके बाद तो मेरे पास ईमेल्स की लाइन लग गई है, तो अभी मेरे 4-5 और फेस्टिवल्स में गई है। अच्छा। मैंने एक्चुअली कंट्रीज चेंज कर ली है, यूरोप में भेज दिया है, जापान में भेज दिया, अभी इंग्लैंड में भेज दिया, इस तरह करके। इंग्लैंड में तो एक्सेप्ट हो गई है, बाकी का रिजल्ट अभी आना है। सही हो गया। अच्छा, हम ओवरऑल अगर शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज या इन फीचर फिल्म्स की बात करें, अब चूंकि ऑब्वियसली हम अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं जो आर्ट फिल्म्स होती हैं उनको बहुत पजीराई मिलती है और उसकी एक व्यूअरशिप बड़ी डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से आर्ट फिल्म्स का कॉन्सेप्ट नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म्स को लेके, आर्ट फिल्म्स को लेके क्या फ्यूचर है? अगर अर्मिला मैं कहूँ तो हर चीज़ का डिफरेंट व्यूवर्स होता है। आपको चीज़ प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। डिफरेंट व्यूवर मौजूद है। लाइक कोई रोमांटिक कॉमेडी पसंद करता है, कोई एक्शन पसंद करता है, कोई आर्ट पसंद करता है, कोई ड्रामा पसंद करता है। तो हर चीज़ का अपना व्यूवर है। आप ये ठप्पा नहीं किसी पे लगा सकते कि हमारे मुल्क में ये नहीं चलता। आप दें तो सही, आपको अच्छी चीज़ दें, आप निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी। मतलब हमारे मुल्क में कॉमेडी से बड़ा क्या, अभी रिसेंटली जो मतलब वाक़या हुआ उमर शरीफ साहब का, तो कॉमेडी को बेताज बादशाह थे वो, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। कहाँ से कहाँ ले गए कॉमेडी को, आपके नेबर्स ने उनको मतलब फॉलो करके। अच्छा, फिल्मों के ऊपर लोग पैसा, अच्छे प्लॉट के ऊपर तो पैसा कोई नहीं लगाता। जैसे आपने भी प्रोड्यूस खुद ही आपको करनी पड़ी, फ्लॉप हो जाती तो नुकसान आपका अपना ही था, ठीक है, या फाइनेंशियल जो भी मुश्किलात थी आपकी अपनी थी। अगर कोई पैसा लगाने आता है तो वो फिर
गुज्जर और बदमाश और इस तरह की फिल्में ही बनती हैं। तो इस कल्चर को कैसे लेके आए, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, कि जिससे लोग फिल्म्स के अंदर इन्वेस्ट करें और उनको वापस रिटर्न भी ओबियसली मिले और इसी से ओबियसली फ्रेश करेगी इंडस्ट्री। आपने बहुत अच्छा सवाल किया इमरान, और इसी चीज़ की हमारी फाइट है कि इन्वेस्टर को हमने सबसे पहले सेव करना है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, ये इन्वेस्टर को सेव करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारा व्यूवरशिप पर है और इसकी मिलियंस ऑफ पीपल्स की व्यूवरशिप है वन नाइट में। एक फिल्म रिलीज होती है फ्राइडे को और संडे को वो 1 से 2 करोड़ बंदा देख चुका होता है। ये OTT प्लेटफॉर्म की वैल्यूज है। तो वो जो गुज्जर है वो भी एक कल्चर है, उनको भी चलने दें, आप भी बनाएं। मतलब किसी के साथ हम ये नहीं कर सकते कि फलां चीज़ है और व्यूअर को डिसाइड करने दें, व्यूअर को डिसाइड करने दें व्हाट ही वांट्स। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, एंड कीप अप द गुड वर्क। आप इसको करते रहें, ऐसे हमारे शोज़ में आते रहें ताकि आपसे बात होती रहे। पाकिस्तानी फिल्म्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म की अच्छी खबरें आने चाहिए। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ बड़े ब्रिलियंट किस्म के स्टूडेंट्स से जिन्होंने 800 सीसी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में तब्दील कर दिया। गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलेगी, महंगा हो गया ना, वैसे भी बिजली पे चलेगी। वैसे महंगी तो बिजली भी है। खैर, इनका दावा यह है कि कार चार्जिंग के दौरान बिजली के सिर्फ 7 यूनिट्स लेती है, 60 यूनिट सर्व करती है और एक दफ़ा चार्जिंग करके 80 किलोमीटर तक चलती है। 7 यूनिट में 80 किलोमीटर तक का सफर इस पे तय किया जा सकता है। कौन है ये तलबा? ये तलबा कराची से हैं और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ हैं जी शहीर आरिफ और सैयद मोहम्मद हसनैन रिजवी, दोनों को हम खुशआमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन और शाहिर आप दोनों का कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। ये आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। एक तरफ हम कह रहे हैं पेट्रोल महंगा है, आपने एक चार्जिंग कार बना दी है और उसके बाद अब ये अच्छी खासी जो माइलेज इसमें कवर करिए। ज़रा इस कार के हवाले से बताएं कि आपने इसको इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कैसे किया और किस तरह से वर्किंग करेगी? हमारा जो आइडिया था ना, पहले तो हमें ये देखा था कि पेट्रोल प्राइस बढ़ती जा रही है और उसके बाद हमने देखा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक कार अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है इस सेगमेंट के अंदर। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसे पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर की हेल्प करी जाए और बाकी चीज़ों को भी देखा जाए। तो फिर हमने एक सोचा कि 800 सीसी कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए। अब जो बेसिकली हमने इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक में, हमने इसके रेयर व्हील में डिफरेंशियल लगाया है और उसमें हमने मोटर हमने कपल कर दी है, BLDC इलेक्ट्रिक मोटर है। उसके बाद हमने एक बैटरी पैक बनाया है इसका अलग से और फिर इसके बाद हमने देखता हुआ कि जो कराची का या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चार्जिंग पोर्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है पेट्रोल पंप्स पे। बिल्कुल। तो हमने क्या करा, हमने चार्जर ऐसा डिज़ाइन किया कि गाड़ी के अंदर ही चार्जर होगा, ऑन बोर्ड चार्जर है और सिंपली आप अपनी गाड़ी कहीं भी जाके चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी नॉर्मल बिजली के उसमें प्लग में लगा के प्लग को सॉकेट में आप कर सकते हैं चार्ज, ऐसे कह रहे हैं आप? बेसिकली हमने कराची के या पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए हमने इसके अंदर ऑन बोर्ड चार्जर इंस्टॉल किया है। आप कहीं पर भी ऑफिस में, घर पर, कहीं पर भी 220 वोल्ट सप्लाई से गाड़ी को आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त बात, बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। तो ये बताइए कि इस वक्त आपने तो एक गाड़ी बनाई है, क्या फर्दर कोई और भी किसी ने कहा है कि यार मेरी गाड़ी को भी ज़रा बिजली पे कन्वर्ट कर दो, किसी दोस्त वगैरह ने? बेसिकली हमसे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है जो इलेक्ट्रोफिटिंग करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। जो नॉर्मल हैचबैक्स होती हैं उसको वो कन्वर्ट करवाने की चाह रहे हैं। अभी उन्होंने कांटेक्ट किया है तो ये चीज़ें अभी प्रोसेसिंग के अंदर है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इस गाड़ी को या इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा? आपने तो कहा कि नॉर्मल स्विच बोर्ड में आप घरों में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और अब एक बार चार्ज हो जाए तो कितनी देर तक ये चल सकती है? हमें 5 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी कार को चार्ज करने के लिए। जब हम अपनी गाड़ी फुल चार्ज कर लेंगे उसके बाद ये 80 to 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ द व्हीकल। जितने पैसेंजर्स हैं हमारे पास गाड़ी में, अगर हम 5 पैसेंजर हमारे होंगे तो उसमें 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी 1 चार्ज में, और जितने कम पैसेंजर होंगे उसके बाद हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी रेंज। ठीक है, तो ये किट जिस तरह हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये सेफ़ कितनी है? क्योंकि ये तो गाड़ी इटसेल्फ ही को बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है पाकिस्तान में। द मोस्ट अनसेफेस्ट कार अगर मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसके अंदर बड़ी बुरे हालात हैं। तो अब आपने जो किट बनाई है इससे तो ख़तरा बढ़ नहीं जाता कि आप बिजली के ऊपर है, शॉर्ट सर्किट वगैरह, उसको कैसे आपने प्रिवेंट किया? हमने इसको यूज़र फ्रेंडली इस तरीके से बनाया है। बेसिकली हमने इसके अंदर BMS इंस्टॉल किया है। वो BMS बेसिकली ये करता है कि जैसी ओवर हीटिंग होगी गाड़ी के अंदर या कोई भी सेल ओवर वोल्टेज करेगा
तो ये BMS कट ऑफ कर देगा गाड़ी को उसी वक्त, और जो भी पैसेंजर होंगे वो फौरन सिक्योर हो जाएंगे उसमें। तो इसमें जो बैटरीज हैं नॉर्मली तो वो लिथियम वगैरह की बैटरीज और डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है ना जापानीज हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर, तो इसमें ये बैटरी नॉर्मल वाली बैटरी चार्ज होगी इससे, या उसमें दूसरी बैटरीज आपने इंस्टॉल की हैं? बैटरीज भी फ़र्क हैं? यूज़ करते हुए बैटरी पैक बनाया अपने कार का, तो उसके लिए हमने मैनेजमेंट के लिए पूरा एक BMS लगाया जो पूरी बैटरीज को मैनेज कर रहा होता है, और उसी को देखते हुए हमने चार्जर भी अपना खुद डिज़ाइन करा है ताकि उन सेल्स को चार्ज किया जाए। अच्छा, ये जो आपने एक स्पेसिफिक कार के हवाले से, तो इसके अंदर तो आपने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो ये किसी भी कार में इंस्टॉल हो सकता है? आपका इरादा बन रहा है मुझे, नॉर्मल हैचबैक्स जो होती हैं उसके अंदर हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने नॉर्मल हैचबैक्स के अंदर इंस्टॉल्ड करे हैं ये, जैसे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम बड़ी गाड़ियों के अंदर भी इस चीज़ को लेकर आएंगे। तो किसी कंपनी वगैरह के सामने ये एज पायलट प्रोजेक्ट आपने रखा है? अब तो पाकिस्तान में ये गाड़ी और दीगर गाड़ियाँ भी कुछ पाकिस्तान में बन रही हैं, तो आपने ये अपना मॉडल रखा है उनके सामने कि पाकिस्तानी गाड़ियों में इंस्टॉल हो ये सिस्टम? कोई बात हुई आपकी? तो अब हमारा अब आगे का जो नेक्स्ट प्लान है, जो फर्दर मूव्स है हमारे, वो यही होंगे कि अब हम कांटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तो अगर हमें वो भी सपोर्ट करे इस तरफ, और जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनीज हैं हमारे पास, अगर वो हमें सपोर्ट करेंगी इस तरफ, तो हम इजीली अपना एक आइडिया पिच कर सकते हैं इस तरफ, और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इजीली इलेक्ट्रिक कार आ सकती है इस रेंज के अंदर। तो अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे हम अक्सर गाड़ी खरीदते हैं उसमें AC नहीं होता, लेट्स सपोज, तो बाहर से AC इंस्टॉल हो जाता है, कुछ गाड़ियों में CNG किट नहीं लगी होती है, बाहर से किट इंस्टॉल हो जाती है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, और कुछ गाड़ियाँ तो इवन ऑटो हो जाती हैं मैनुअल से, ऐसे भी सिस्टम्स मौजूद हैं। तो क्या ये एक ऐसा भी हो सकता है कि ये किट जो आपने बनाई है ये मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हो और जो अपनी गाड़ी में लगाना चाहे वो लगा ले, इसकी इंस्टॉलेशन हो जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है? कर सकते हैं जो हमारी किट है ना, ये एक तरीके की इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन सिस्टम हमने बनाया है। कोई भी अगर कस्टमर चाहता है कि उसकी गाड़ी क्या नाम है इंजन पे भी रहे, पेट्रोल पे भी चलती रहे और साथ साथ इलेक्ट्रिक पे भी चले, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सिंपल उसकी जो हमारी किट बनी हुई है स्टैंडर्ड हम साइज की किट बना लिए, वो किसी भी गाड़ी में इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। जब हम वो इंटीग्रेट कर देंगे तो कस्टमर जो है वो इजीली इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं गाड़ी और अपनी साथ साथ पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। वेरी इम्प्रेसिव शाहिर और हसनैन, ये बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया है, और होपफुली कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं, और जिस तरह से आपका इरादा है कि दीगर कार्स के साथ भी बड़ी जो गाड़ियाँ उनमें भी इन सिस्टम इंस्टॉल हो सके, तो ये बड़ी अच्छा चेंज होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से हम बात करें पेट्रोल की प्राइसेस भी जिस तरह से पहली कस्टमर आपके पास अरना हसन है, डेफिनेटली। थैंक यू नजर आ रही है वेरी मच हसनैन एंड शाहिर, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ मौजूद थे कराची सैयद मोहम्मद हसनैन और शाहिर, तो दोनों ने हमें बताया कि मैं परेशान इस बात पे हो रहा हूँ कि कारें भी बिजली पे हो रही हैं, ट्रेन भी बिजली पे चलेगी, कराची में इतनी बिजली आएगी कहाँ से? मैं तो इस बात से परेशान हूँ। अल्लाह करे आज, खैर अच्छी डेवलपमेंट है, और इससे एक बात निकलती है जी, जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या उनके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज आते हैं बैठे हुए, उन आइडियाज को आप उन पे काम करें, इम्प्लीमेंट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है अगर आप। और हम अब आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।